Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन करने के असूल और ज़वाबित। पीएमएस में भी ट्रांसलेशन आती है और सीएसएस में भी आती है। सीएसएस में पहले एक्सपेंशन हुआ करती थी, पीएमएस में अब भी है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, और सीएसएस में अब सिर्फ ट्रांसलेशन है, एक्सपेंशन नहीं है। तो आज हम ट्रांसलेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है। मैं रिकॉर्डिंग पे कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, सो ट्रांसलेशन के हवाले से कितने गए हैं? अच्छे तो किसी और को, अच्छे तो किसी और को, अच्छे। जब भी आप कोई भी चीज ट्रांसलेट करने लगे, ये जर्नल प्रिंसिपल अपने ज़हन में रखिए। चाहे आप पेपर में बैठे हुए ट्रांसलेट कर रहे हैं या कल को आप माइक ऑफ कर दिया करें एंटर हो के, खुदा दा वास्ता तो, या कहीं पे भी जॉब आप कर रहे हैं वहां पे आपको ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन कहीं पे भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब भी आपने कोई चीज लिखनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उस पैसेज को, जिसकी भी आपने ट्रांसलेशन करनी है, कपल ऑफ टाइम्स पहले पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर उसमें कहना क्या चाह रहा है। एक तो ये आपने समझना है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, और दूसरा आपने ये समझना है हाउ दे आर ट्राइंग टू से इट। ये दो चीजें आगे जाके बाकी के रूल्स हम देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी इन चीजों की। ये देखिए, जब भी आप उसको पढ़ें तो आप ये समझिए कि आप कोई एक लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हो। आपने उसके ईच एंड एवरी वर्ड के ऊपर अटेंशन देनी है, हर फ्रेज को क्लीनली देखना है, उसका स्टाइल देख एक्सक्यूज मी, उसका अपने स्टाइल देखना है कि किस तरीके से वो लिखा गया और उसका पीछे पर्पस क्या, उसका टाइटल क्या बन रहा है, उसके पीछे कोई नसीहत है, उसके पीछे कोई वार्निंग है, उसके पीछे क्या है, मतलब ये स्टाइल हो जाएगा। और उसी स्टाइल को एक्सप्रेस करने के लिए राइटर डिफरेंट ट्रिक्स यूज करता है। मतलब होती तो इंग्लिश ही है, लेकिन वार्निंग के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाएंगी। आप किसी को खुशखबरी सुना रहे हो, उसके लिए कुछ और टर्म्स यूज की जाती हैं। आप के वो पैराग्राफ में पेसिमिज्म है, उसके लिए कोई और स्टाइल होगा लिखने का। आपके पैराग्राफ में सेंसेशनलिज्म है, उसके लिखने का और अंदाज होगा। सो आपने पहले ये सारी चीजें समझनी है। पहले पैसेज को समझिए, फिर ये समझिए राइटर कहना क्या चाह रहा है और किस तरह उसने ये बात कही है। ये पहला टास्क है आपका। और जब भी ट्रांसलेशन आपने करनी है, ये जब आपने समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है और कैसे कहना चाह रहा है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके राइटअप में जो आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखेंगे, मतलब वहां पे उर्दू का पैसेज है, उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो आपकी ट्रांसलेशन पढ़ने से भी वही सेंस आनी चाहिए जो, जैसा प्रेसी का असूल है ना कि ऐसा कोई बंदा जिसने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए भी वो मेक सेंस करे, वैसा ही रूल यहां पे है ट्रांसलेशन का। ऐसा कोई बंदा जिसने ओरिजिनल पैसेज उर्दू वाला नहीं पढ़ा और वो सिर्फ आपकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, उसको एग्जैक्ट वही थीम और वही मीनिंग मिलना चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज को पढ़ने से मिलता है। ये एक चीज हो गई। अब जबकि आप पढ़ रहे हैं, जबकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जबकि आपके पास टाइम है चीजें रिसर्च करने का, साथ साथ चीजें सॉर्ट आउट करने का, तो जो भी चीज, जो भी एक्सप्रेशन आपको लगे कि ये मुश्किल है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। कोई इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियम लिखा हुआ है, वो आपको लग रहा है कि मुश्किल है या आपको मुकम्मल तौर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको भी रिसर्च कर लीजिए।
मतलब इस तरह ना सिर्फ आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे बल्कि एट द सेम टाइम आप एक्सप्रेशन भी सीख रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ ये ध्यान में रखिए, एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी अपने पास रख लें। आजकल वो मोबाइल में भी डिक्शनरीज आपकी होती हैं, इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, वो डिक्शनरी अपने पास रख लीजिए। वो आपको कभी भी जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करेगी। अगर कि आपको पता भी हो कि ये एक वर्ड है और इसकी एग्जैक्ट डायरेक्ट वर्ड ही ट्रांसलेशन ये बनती है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड भी हो सकता है, सिंपल वर्ड भी हो सकता है, लेकिन स्टिल उसको भी, अगर वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, लुक इट अप, उसको भी वोकैबुलरी में देखो, उस डिक्शनरी में देखो, उसके मुख्तलिफ सिनोनिम्स होंगे, तमाम ऑप्शंस को कंसीडर करो और ये देखो कि जो ओरिजिनल वर्ड उर्दू में यूज हुआ है उसका जो स्टाइल था, उसका जो सेंस बन रहा था, उसके साथ करीब करीब वर्ड कौन सा है। मतलब ये शुरू शुरू में आपको बातें लगेंगी जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, पता नहीं कितना को मुश्किल होगा, लेकिन विद प्रैक्टिस, विद पैसेज ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टेडी, आप लोग इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर यू गाइस, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, वन बाय वन, एक एक असूल को, एक एक चीज को अपने जहन में रखना है। फिर आपने, अक्सर मैं कहता हूं कि वो एक टर्म मैं बोलता हूं कि आपने इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करनी है, वर्डी ट्रांसलेशन नहीं करनी। इडियोमैटिक ट्रांसलेशन से मुराद ये होता है कि उससे जो सेंस बन रहा होता है, एक मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमिकल ट्रांसलेशन मिसहैप्स, ट्रांसलेशन के जो सबसे बड़े मिसहैप्स होते हैं, अकर व्हेन पीपल ऑफर literal renditions of the word in a sentence rather than its meaning। आप उस वर्ड के एग्जैक्ट, मतलब वहां पे एक लिखा हुआ है सूरज को रोशनी दिखाना, मतलब उर्दू का एक वर्ड है, उर्दू की एक टर्म है, सूरज को रोशनी दिखाना। अब इसकी आपको असूली तौर पर वर्डी ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। उसका मीनिंग क्या बन रहा है? उसका मीनिंग ये बन रहा है कि किसी अच्छे बंदे के सामने मजीद अच्छाइयां उसको पोर्ट्रे करना, या किसी बड़ी चीज के सामने, कोई बहुत बड़ा ओहदा है, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसके सामने अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करना, मतलब उसका ये बनता है। तो आपको इंग्लिश में ऐसा ही टर्म यूज करना चाहिए। वहां पे आपने ये नहीं करना टू शो अ मिरर टू द सन, ये हो गया उसका वर्डी ट्रांसलेशन, आपने ऐसी ट्रांसलेशन वहां पे नहीं करनी होती। सो बेसिकली आपने वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना, आपने उसके मीनिंग को ट्रांसलेट करना है। जब आप मीनिंग्स को ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पैसेज में फ्लो भी होगा, रिदम भी होगा, कनेक्टिविटी भी होगी। अगर आप वर्डी ट्रांसलेशन पे जाएंगे, एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, तो वो कभी भी उसमें फ्लो आपको नजर नहीं आएगा। वो होता क्या है कि वो जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे होगे उस लैंग्वेज में वो मेक सेंस ही नहीं करेंगे। सूरज को रोशनी दिखाना, उर्दू में तो इसका मीनिंग बनता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इंग्लिश में अगर आप इस तरह के टू शो लाइट टू द सन, तो वो उतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। फिर आपने जब भी ट्रांसलेशन करने से पहले आपने उसको रीड थ्रू करना है कंप्लीटली। ये देखना है ऑथर किस तरह के इफेक्ट्स यूज कर रहा है। वो बीच में कोई कोटेशन यूज कर रहा है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। वो कोई कोलोकियलिज्म बीच में इस्तेमाल कर रहा है, उनको देख लीजिए। कोलोकियलिज्म क्या होता है, किसी को पता है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, सर्च इट अप, देखें इसको, अपनी डिक्शनरीज खोलिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको देखें, सर्च आउट करें। सर ये बोलचाल को बोलते हैं सर। ना, ये तो पुट्ठा हो गया। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। कोलोकियल एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन दैट सीक्स टू इमिटेट इनफॉर्मल स्पीच। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप इनफॉर्मली बात करते हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन जिसमें नहीं होता।
जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें यूज करते हैं, जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें सेंसेशनलिज्म क्रिएट किया जाता है। इनफॉर्मल आप लैंग्वेजेस यूज करते हो, इनफॉर्मल तरीका कन्वे करने का आप यूज करते हो, हाई स्टाइल सेंटेंसेस यूज करते हो आप, वर्बल राइम्स रिदम यूज करते हो, कोई पोएम पोएटिक वे में आप मतलब वहां पे चीजें लिखी हुई होती हैं, एक कंटिन्यूटी में चीजें लिखी हुई होती हैं। आपने स्टाइल को भी जेन में रखना होता है कि कितनी खूबसूरती फ्लो के साथ, समटाइम्स होता है फुल स्टॉप लगा होता है दो सेंटेंसेस के बीच में, बट स्टिल वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, या वो पहले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होता है दूसरा सेंटेंस। तो आपने ये नहीं समझना कि फुल स्टॉप दे दिया तो अब अगली जो ट्रांसलेशन आप कर रहे हो उसमें अगले सेंटेंस और पिछले में कोई लिंक नहीं होगा, नहीं, उसमें जिस तरह ओरिजिनल पैसेज में आपको लिंक नजर आ रहा है उसी तरह आपकी ट्रांसलेशन में भी लिंक नजर आना चाहिए। यहां तक समझ आ गई है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब जब आप एक आपके पास सेंटेंस आया या आपके पास पैसेज आया, आपने उसको कंप्लीटली रीड आउट करना है, उसके तमाम वर्ड्स को, उसके तमाम फ्रेजेस को कॉन्टेक्स्ट में देखना है, उससे आगे क्या बातें हुई हुई है, उससे पीछे क्या बातें हुई हुई है, कहां पे चीजों को कनेक्ट करना है, कहां पे एक आइडिया खत्म होकर नया आइडिया शुरू हो रहा है, कहां पे एक आइडिया की एक्सप्लेनेशन अगले आइडिया में, कहां पे अगला आइडिया पिछले आइडिया से लिंक्ड है। इन सारी चीजों को कंटेक्स्ट में देखना है लिखना शुरू करने से पहले पहले कि वो बात हो कैसे रही है। फिर जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हो तो आपने ट्रांसलेशन उसी वक्त शुरू करनी है जब आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि ये सेंटेंस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसका मीनिंग कैसे बन रहा है, हाउ इज इट गोइंग फर्दर, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उनमें आपस में लिंक क्या है। यू अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसी पैसेज सामने आया पकड़ा उसकी ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 10 लाइनों की ट्रांसलेशन, 10 सेंटेंसेज हैं, 10 सेंटेंसेज की ट्रांसलेशन कर दी, और एंड पे आके उसमें कोई ना रब्त होता है ना लिंक होता है, चीजों में कुछ भी नहीं होता, उसमें फ्लो ही नहीं होता। पहले चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए फिर उनको ट्रांसलेट कीजिए। फिर प्रेसी में, कॉम्प्रिहेंशन में, एक्सपेंशन में तो खैर नहीं, आपके पास मार्जिन होता है कि कोई फ्रेज या कोई इडियम या कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझ कर या उसको हजफ करके आप उसको स्किप करके अपनी बात कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होगा। कोई भी फ्रेज या वर्ड जो आपको समझ नहीं आए आपको उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वही फ्रेज और वर्ड पिछले सेंटेंस के साथ भी लिंक हो सकते हैं, वही अगलों के साथ भी लिंक हो सकते हैं, और वही उसका सेंट्रल थीम भी हो सकते हैं। तो अगर आपको सेंट्रल थीम ही समझ नहीं आया और बाकी आपने ट्रांसलेशन कर दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जितनी बातें नैरेटिव सेंटेंस में हुई है, नरेशन किसे बोलते हैं, मतलब जो काइंड ऑफ स्टोरी होती है जिसमें एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सुबह उठा, नाश्ता किया, ऑफिस गया, खाना खाया, शाम को वापस आया, क्लास ली। अब ये बाकायदा सीक्वेंस है। आप ये नहीं कह सकते आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, डिड ब्रेकफास्ट, देन डिड फलानी चीज इन माय ऑफिस, देन आई वेंट टू ऑफिस, मतलब उसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद से जीटी रोड से होता हुआ गुजरांवाला और लाहौर गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामाबाद और गुजरांवाला और लाहौर गया। जिस तरह उसने कहा है इस्लामाबाद से गुजरांवाला और फिर वहां से लाहौर गया, इस तरह आपने री कहना है। तो नरेशन जो होगी, जो उसका स्टाइल होगा, जो उसकी सीक्वेंस होगा हैपनिंग्स का, इवेंट्स की हैपनिंग का, उसी सीक्वेंस को आपने भी कॉपी करना है। उस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर जब भी सीक्वेंस चेंज होगा सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करते हुए, तो ये आपने जज करना है कहां पे वो पास्ट टेंस में बात कर रहा था, कहां पे वो प्रेजेंट में आ गया,
कहां पे वो फ्यूचर में जा रहा है, आप भी एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि एक सिंपल, उसके लिए कोई रूल नहीं होता कि जो आपकी ट्रांसलेशन है वो पास्ट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी या किसी प्रेजेंट में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जिस टेंस में उसने बात की हुई है उसी उसी टेंस में एक ही आपके पैसेज में कुछ 3-4 किस्म के टेंसेस यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू फॉलो द राइटर जिसने ओरिजिनल पैसेज लिखा हुआ है। फिर मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, अगेन रिपीट करने लगा हूं, यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर वर्डी ट्रांसलेशन, बल्कि आपने इडियोमेटिक फॉर्म में ट्रांसलेशन करनी है। हमेशा याद रखिए, कभी भी गिवन पैराग्राफ का एक्चुअल मीनिंग, जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, जो उससे एक्सपेक्ट आउट आप करते हो, जब आप उसको रीड करते हो तो आपको एक मेन उसमें से जो है ना वो एक मैसेज मिलता है, वही आपकी जो ट्रांसलेशन है उससे भी मैसेज मिलना चाहिए। आप एक्चुअल मीनिंग जो पैसेज क्या है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। आपने कोई चीज, एक सिंगल आइडिया भी खुद से ऐड नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू रिप्रोड्यूस एनीथिंग। आपने सिर्फ जो बातें उस लैंग्वेज में हुई है उसकी लैंग्वेज चेंज कर वही बातें करके वहां पे दे देनी है। फिर जब आप सारी चीजों को समझ लें, जब आप सारे फ्रेजेस को समझ लें, जब आप सारे सीक्वेंस को समझ लें, ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टूड हो गई है, उसके बाद पहला ड्राफ्ट बनाइए। कभी भी परेशान मत होइए। मतलब अगर आपको उसकी समझ आ गई है कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास उसका इंग्लिश वर्जन नहीं आ रहा होता किसी एक वर्ड का, किसी एक टर्म का, तो उस एक वर्ड को लेकर बैठ ना जाइए वहां पे, बल्कि क्या करें, आप स्टार्ट कर दे। जब आपको समझ आ गई पैसेज की तो ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दे। उर्दू के वर्ड की समझ आ गई है ना, तो आपने ट्रांसलेशन शुरू कर देनी है। जो वर्ड प्रॉब्लमेटिक है, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो उसके दौरान हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके सामने आ जाए, आपको उसका इंग्लिश वर्जन जेब में आ जाए और आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। फिर जब आप पहला ड्राफ्ट मुकम्मल कर लें तो आप क्या करें, अपने जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको साइड पे रख दीजिए, उसको रीड नहीं करना। जो आपका फाइनल ड्राफ्ट, जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है, उसको पॉलिश कीजिए, उसको देखिए, पढ़ने में क्या सीक्वेंस नजर आ रहा है, क्या उसमें फ्लो नजर आ रहा है, कहीं पे कुछ बातों में डिस्कनेक्शन तो नहीं फील हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये किसी सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बन रहा। ये इस सारी चीज को रिफाइन करने के बाद आपने उसको ओवरऑल सारे को पढ़ना है और खुद से ये क्वेश्चन करना है कि क्या ये वही अंडरस्टैंडिंग और वही मीनिंग दे रहा है जो ओरिजिनल पैसेज दे रहा था, जो मैंने उसको रीड करके मीनिंग लिए थे। जी अजमेर पूछें, क्वेश्चन क्या है? सर अगर उसी लैंग्वेज की बातें हमने दूसरी लैंग्वेज में करनी है जैसे आपने बताया, तो सर वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन में क्या हर्ज है? उसमें लिंक नहीं रहेगा। उर्दू में बात करने का अंदाज ये होता है कि हम लोग एक ही बात करने को के लिए काफी ज्यादा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब मैं एक ही बात आपको समझाने के लिए 2-3 डिफरेंट किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यही बात अगर मैं इंग्लिश में करूंगा तो मैं शॉर्ट सेंटेंस में ही ये बात पूरी मुकम्मल कर सकता हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक चीज। दूसरी चीज ये आती है कि मैं यहां पर लिख के आपको बताता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मेरे प्यारे अब्बू जान की आज बरसी है और मैं उनकी उल्फत और मोहब्बत में उनके लिए दुआ कर रहा हूं और खुलूस दिल से उनकी मगफरत चाहता हूं। इसी की जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, हालांकि ये एक सेंटेंस है, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे उसमें कॉमास भी यूज होंगे, उसमें वो सेमी कॉलन भी हम लोग यूज करेंगे।
उन दो तीन चीजों को लिंक करने के लिए, जबकि उर्दू में लिखने के लिए मैंने ऐसी कोई चीज यूज नहीं की। सो हर लैंग्वेज के अपने प्रिंसिपल होते हैं उस लैंग्वेज में चीज को एक्सप्रेस करने के। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप एक सेंटेंस की फर्क करें, आपने ट्रांसलेशन कर ली इसकी सेंटेंस की, इसी के आगे है वो मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और मुझे बचपन में स्कूल लेकर जाते थे, उनकी इसी मोहब्बत की वजह से मैं आज भी उनका मकरूज हूं। अब ये जो पीछे सारी बात हुई थी और जो दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इन दोनों में एक लिंक है कि मैं इतनी मोहब्बत और उल्फत से वो काम क्यों कर रहा हूं कि वो मुझे बचपन की यादें साथ आ रही है। तो इसी तरह का एक सेंस आपके इंग्लिश वाले सेंटेंस में तब बनेगा जब आप उसको इडियोमेटिकली लेकर चलेंगे, जब आप उसमें लिंक क्रिएट करेंगे। समझ आई अजमेर के नहीं आई? अजमेर ओए, गुजारा हुआ है। कोई बात नहीं है, आपने काम करना है, जो मैं आपको एक टास्क दूंगा उसको, उसकी आपने मुझे सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन करके भेजनी है। फिर उसी की आपके लिए स्पेसिफिक है अजमेर। ये एक सेंटेंस पकड़ना है, पहली लाइन पकड़नी है, उसकी ट्रांसलेशन कर देनी है, दूसरी पकड़नी है, उसकी ट्रांसलेशन, तीसरी उसकी ट्रांसलेशन, सिर्फ आपने सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है और वो मुझे भिजवा देनी है। फिर मैं आपको उसका जो है ना इडियोमेटिक वर्जन भेजूंगा जिसमें लिंक और रब्त होगा आपस में सेंटेंसेस का। फिर आपको आइडिया होगा कि क्या वो इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, ट्रांसलेशन करते हुए अगर कोई डायरेक्ट नरेशन में बात हुई है, यानी कि अगर कोई बात इन्वर्टेड कॉमर्स में हुई है, तो आपकी ट्रांसलेशन जो कि आपने इंग्लिश में करनी है उसमें भी वो बात इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होगी। यानी कि इफ देयर इज डायरेक्ट नरेशन यूज्ड, यू आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने इसको डायरेक्ट नरेशन नहीं कोट करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी ट्रांसलेशन की, तो कोशिश कीजिए कम से कम आप 3 ड्राफ्ट बना के उसे फाइनलाइज करें। और जब आप ट्रांसलेशन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी 2 पैसेजेस से ज्यादा आपने ट्रांसलेशन प्रैक्टिस नहीं करनी। ये थे कुछ प्रिंसिपल ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के। अब अगर आप लोगों पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर जो ओरिजिनल पैसेज दिया गया है सर, उसके जो टेंसेस की सीक्वेंस और आइडिया के सीक्वेंस के अलावा सर अभी हमें किधर लग रहा है कि ये जुमला, सपोज कोई जुमला हमने बनाया, उसके अल्फाज कुछ अच्छे नहीं बैठ रहे, हम खुद से अल्फाज ऐड कर सकते हैं सर? सेंस वही, आइडिया आप ऐड नहीं कर सकते, अल्फाज आप ऐड कर सकते हैं। चलो सही सर। मतलब नई खुद से बात इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, अल्फाज हो सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आप लोगों ने प्रेसी कब कहां तक सॉल्व की है? 1980, 81, 82 और 83? 83 तक हुई है ना? नाइनटीन 1984 एंड 1985 की प्रेसी आपने सॉल्व करनी है, प्लस CSS 2016 की ट्रांसलेशन। और डेट ऑफ सबमिशन है आज 29 है, 30-31 मार्च बिफोर 4 PM। ये आप लोगों का टास्क है जो आपने नेक्स्ट सॉल्व करना है। प्लस एक आउटलाइन भी देता हूं, उसके लिए टाइम एक्सटेंड करूंगा लेकिन आउटलाइन आपने बनानी है।
outline. ये आपका टॉपिक है, आर विमेन इक्वल टू मेन, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है प्लस इंट्रोडक्शन। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.